गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अपने कल के नेक्स्ट टॉपिक के साथ आज का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और कल जैसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने एनर्जी तक पढ़ा था। नाउ आज हम लोग एनर्जी के टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो जैसे हमको पता है, हम लोग एनर्जी को दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं बेसिकली। वन इज द काइनेटिक एनर्जी एंड अदर इज द पोटेंशियल एनर्जी। अगर एनर्जी किसी फॉर्म में स्टोर्ड है तो दैट विल बी कॉल्ड अ पोटेंशियल एनर्जी, एंड इफ द एनर्जी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट देन दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ। ठीक है, सो we are going to start with the kinetic energy. So we can define it as the energy possessed by an object. The energy possessed by an object due to its motion is called kinetic energy. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है ऑब्जेक्ट के मोशन के वजह से, तो उस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 लेके चलते हैं और हमने एक फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट s डिस्टेंस मूव कर गया और इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, तो v हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट s डिस्टेंस मूव किया और इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, तो v हो गया। इन दैट केस What is the work done? बेसिकली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर का हमको एनर्जी फाइंड आउट करना है कि उसके अंदर कितना एनर्जी आया, तो हमको पता करना पड़ेगा कि उस ऑब्जेक्ट पे हमने वर्क कितना किया। जितना वर्क करेंगे उस ऑब्जेक्ट पे, वही वर्क डन उसके एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम पता करना चाहते हैं कि इसके अंदर कितना काइनेटिक एनर्जी आया, तो हम पता करेंगे कि कितना वर्क डन हुआ, और ये वर्क डन क्या बताएगा, तो एनर्जी के बारे में बताएगा कि कितना एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुआ। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू डिराइव एन एक्सप्रेशन। सो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट of mass m initially at rest। एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं जिसका मास m है और ये इनिशियली किस में है, तो रेस्ट में। आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स F let v be its final velocity। ओके, तो हमने फोर्स कितना अप्लाई किया F और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, तो v। नाउ वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, ये होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इस केस में एंगल 0 डिग्री है, तो सिंपली ये हो गया Fs। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू Fs। लेट्स डिस्ट्रीब्यूट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ व्हाट इज फोर्स? फोर्स कैसे निकालते हैं, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, मास तो m है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला है कि v² - u² = 2as
तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, क्योंकि यहाँ पे u 0 है तो दैट सिंपली इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2s। तुम्हारा एक्सप्रेशन कितना हो गया, तो b स्क्वायर बाई 2s। ठीक है, तो दैट इज द फोर्स। नाउ पुट दिस इन इक्वेशन 1, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फोर्स जो कि है m v स्क्वायर बाई 2s इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कि होगी s s कैंसिल, तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो वर्क डन इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। Work done equal to 1/2 mv square. Now this work done will be stored as kinetic energy of the object. ये वर्क डन ही कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो सिंपली द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इफ आई हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, दैट शुड बी द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ओके, सिंपल है। आई थिंक क्लास 9 में भी हम लोगों ने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है, क्लास 11 में भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कुछ तो अलग होना चाहिए। उसमें भी ऐसे फाइंड किया था, इसमें भी ऐसे फाइंड करेंगे तो नहीं भाई। अब हम लोग हायर क्लास में आ चुके हैं, हायर क्लास में हम लोग हायर थिंकिंग रखते हैं। अगर हम लोग हायर थिंकिंग रखते हैं तो हम लोग कुछ दूसरा मेथड भी ट्राई करेंगे। तो हम लोग एक दूसरा मेथड बनाते हैं इसी क्वेश्चन को कैसे, तो कैलकुलस मेथड से। भाई अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ जरूर ध्यान में रखिए कि काइनेटिक एनर्जी कैलकुलस के बिना फिजिक्स पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप सोचते हैं कि जहाँ जहाँ कैलकुलस आएगा उसको याद कर लेंगे या उसको स्किप करके काम चला लेंगे, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जितना जल्दी सीखते हैं उतना जल्दी अच्छा है। सो लेट अस स्टडी द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी है v, मास है m और डिस्टेंस कितना है, तो s। ठीक है, हमको क्या करना है, तो हमको फाइंड करना है कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, तो इंटीग्रेट करके। पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग मानते हैं ड्यूरिंग इट्स मोशन इट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ ds डिस्टेंस ये ट्रेवल किया अपने मोशन के टाइम पे, एक पर्टिकुलर स्मॉल डिस्टेंस हम लोग लेके चल रहे हैं। नाउ अगर ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाउंड आउट कर लें, अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड आउट कर लें, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं लिमिट 0 से लेके s तक के लिए, तो हमारा नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ which has been applied of force। आई थिंक कंसिडरेशन हम लोग ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो कंसिडरेशन लिखने के लिए हमको जरूरत नहीं, सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन to move the object by small distance dx।
ठीक है, डी एस लेते हैं। डी एस डिस्टेंस मूव करने के लिए कितना हमको अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी एस, ठीक है ना। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हम लोग डी एस लिए हैं तो वर्क डन इक्वल टू क्या जाएगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी एफ इंटू डी एस। एफ इक्वल टू होता है एम इंटू ए इंटू डी एस। एम ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक लिखते हैं डी वी बाई डी टी, ठीक है ना। एम ए इक्वल टू क्या होता है, तो ए इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी। इफ आई कैन यूज दिस फॉर्मूला सो दैट शुड बी डी डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी इंटू डी एस, ठीक। तो हो गया एम इंटू डी एस बाई डी टी इंटू डी वी। एम डी एस बाई डी टी ये क्या हो जाता है, तो भी होता है इंटू डी भी। देख लेंगे भाई कि भी इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ठीक। सो डी डब्ल्यू इक्वल टू एम बी डी भी। ये तो हमारा हो गया डी डब्ल्यू। हमको निकालना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे निकलेगा, तो हमको लिमिट लेना होगा इनिशियल से लेके फाइनल तक, क्योंकि डी वी यानी वेलोसिटी के टर्म में हमारा है, तो इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे u, फाइनल वेलोसिटी ले लेंगे b। वर्क डन सिंपली हो जाएगा 0 से लेके w तक। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो w होता है, इंटीग्रेशन करना है, m कांस्टेंट है, m को बाहर कर लिए तो हो गया v का पावर 1 डी वी। u की वैल्यू 0 है, b है, ठीक है। तो हमारा w इक्वल टू आ गया m इंटीग्रेशन ऑफ v का पावर 1, तो ये हो जाएगा v का पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 लिमिट 0 से लेके v तक। यहाँ पे लिख लेंगे भाई x टू पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो v का पावर 1 का इंटीग्रेशन हो गया v का पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो हो गया m। अपर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा 0 स्क्वायर बाई 2। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू 1 बाई 2 एम बी स्क्वायर। नाउ एज वी नो दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन will be converted into the kinetic energy of the object and that should be equal to 1 by 2 mv square. So kinetic energy of the object comes out to be 1 by 2 mv square. Got it? Any issue in that? I think that's fine. Okay, तो ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी कैलकुलस मेथड से। एग्जाम्स में आते हैं जनरली, 3 नंबर में आ सकता है, बहुत तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई डोंट थिंक की है, बट इट कैन कम ड्यूरिंग द एग्जाम्स वर्थ 3 नंबर्स, सो वी कैन टेक इट। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और ये तो हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया, हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। Now, the potential energy of an object, the potential energy of an object can be find out. But basically, इसके हम लोग definition पे चलते हैं. So I can say that the energy possessed by an object by virtue of its motion, by virtue of its position or orientation in space, position or orientation in space is called potential energy.
किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी है किसके वजह से, तो उसके पोजीशन या ओरिएंटेशन, ठीक है, पोजीशन या शेप साइज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अगर एनर्जी है तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अभी हम लोग दो टाइप का एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं। एक पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? सो इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट due to the position above the earth's surface. The energy possessed by an object, if there is an object which is at a height h above the earth's surface, then this energy possessed is called the gravitational potential energy of the object. ये हमारा इस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया हाइट की वजह से, ठीक है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी हम जनरली कहते हैं, लेकिन है नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसको हम लोग कहेंगे। तो अगर हाइट की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है तो इसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। चलते हैं इसके डेरिवेशन पे। तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है जिसको h हाइट तक ऊपर लेके जाया गया। तो जब हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो वी आर डूइंग सम वर्क। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ता है, एंड दैट वर्क डन इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो व्हाट शुड बी दिस पोटेंशियल एनर्जी? सो आई कैन सिंपली डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done to move the object against the gravitational force will be stored as gravitational potential energy of the object. Gravitational potential energy of the object. ठीक है, तो कितना वर्क डन किए ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मूव कराने के लिए, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द वर्क डन? तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है ना, मास कितना है m, एक्सेलरेशन इस पे कितना लग रहा है? तो इस पे लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डाउनवर्ड, ठीक है। सो ग्रेविटी एक्सेलरेशन हो गया g, और कितना डिस्टेंस मूव करा है h, mgh। सो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द ऑब्जेक्ट टू हाइट h इज इक्वल टू mgh, एंड दिस वर्क डन इज गोइंग टू स्टोर्ड एज द gravitational potential energy of the object. So gravitational potential energy of the object U, which is equal to amount of work done, this is equal to m into g into h. तो हमारा mgh हो गया, क्लियर है? So that's the answer for the potential energy. Okay. So amount of work done is equal to the elastic potential energy, gravitational potential energy, that will be equal to m into g into h. That means जितना भी हम लोग अर्थ सरफेस तक, बट इसमें हम लोग एक चीज़ हम लोग ध्यान दे सकते हैं, here g should has to be constant.
G should has to be constant. ठीक है, अगर G के वैल्यू कांस्टेंट रहेगा तभी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में, कि जब ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ऊपर लेके जाते हैं तो G की वैल्यू डिक्रीज करते हैं, क्योंकि G की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को बहुत ऊपर लेके नहीं आ सकते। यानी अर्थ के सरफेस के नज़दीक के लिए हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, बहुत हाई एल्टीट्यूड के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे G चेंज हो जाएगा, तो हमको वहाँ पे G का चेंज वैल्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम लोग एक और डेरिवेशन कर लेते हैं, एंड दैट शुड बी द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने इसके लिए क्या किया, एक स्प्रिंग के साथ एक मास को अटैच कर दिया। ठीक, और इस मास को अटैच करने के बाद हमने इस पर फोर्स लगाया F, और मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग x डिस्टेंस तक मूव कर गया। ठीक है, आइदर एक्सटेंड कर सकते हैं या कंप्रेस, दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा हमको, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसको खींचने में हमको वर्क डन कितना करना पड़ा, दैट वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड, दैट वर्क डन विल गेट कन्वर्टेड इनटू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। इस स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसको हम लोग कन्वर्ट करना हो जाएगा। ठीक है, so let us try to find out the amount of work done to move the object by a distance of x, that is the is normal position। normal position से कितना distance हम इसको मूव करा पाए। ठीक है, now I can write then the amount of work done, the amount of work done to move the object, to move the object by distance x, by distance x is stored as elastic potential energy of spring। elastic potential energy of a spring। ठीक है, तो भाई खींच रहे हो तो एक ही बार यहाँ से यहाँ थोड़ा चला गया होगा। मान लेते हैं इसको हम लोग इनिशियली dx डिस्टेंस तक मूव कराए, शॉर्ट डिस्टेंस dx। तो dx डिस्टेंस तक मूव कराने के लिए हम लोग पता कर लेते हैं भाई कितना वर्क डन होता है। ठीक है, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर x तक के लिए, तो हमारा नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन कर जाएगा। तो जस्ट लाइक प्रीवियस केस, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन to move the object by distance dx। तो dx डिस्टेंस मूव करने के कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, तो हो जाएगा f इंटू डी एक्स, f इंटू डी एक्स। f कितना हो जाएगा, नाउ इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज f? सो f इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है -k इंटू एक्स।
अगर ये डिस्टेंस x है, x डिस्टेंस तक ऑलरेडी स्ट्रेच कर चुके हैं, तो इस पे जो रीस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा है, जिसके अगेंस्ट हमको वर्क डन करना है, दैट इज इक्वल टू F इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, वेयर के इज सिंपली द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, के इज कॉल्ड द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ द स्प्रिंग. It is called the spring constant, or it can be also called as a force constant. So F equal to माइनस के इंटू एक्स, और यहाँ पे के क्या हो जाएगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग कहेंगे. So that's the spring constant of the F equal to minus kx, where k is the spring constant of the spring. Now put this value over here. तो dw equal to क्या हो जाएगा, तो माइनस के एक्स डी एक्स, माइनस के एक्स डी एक्स. बट सिंस दिस वर्क डन, ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ F, मैंने इधर फोर्स लगाया और इसको रिस्टोर करने के लिए स्प्रिंग एक फोर्स लगाया F, दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, अब इससे क्या होगा, तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं, हम जो वर्क कर रहे हैं स्प्रिंग के फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको सिंपली लिखेंगे माइनस एफ इंटू डी एक्स, बिकॉज वी आर डूइंग दिस वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द माइनस एफ इंटू डी एक्स, एंड दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस के एक्स. सो डी डब्ल्यू इक्वल टू सिंपली के एक्स डी एक्स. अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो हमारा निगेटिव में वैल्यू आएगा, हम उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो हमारा नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा. सो डी डब्ल्यू इक्वल टू के एक्स डी एक्स, हमको इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से x तक. लिमिट कहाँ तो होगा इसका, तो 0 से w तक. तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो गया w, के कॉन्स्टेंट है, x का पावर 1 dx का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके x तक के लिए, तो ये हो गया k x का पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, लिमिट 0 से लेके x तक. ठीक है, तो ये हमारा नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया, और ये वर्क डन हमारा आ जाएगा तो 1/2 kx², upper limit x, lower limit. So that net amount of work done will be stored as the potential energy of spring, and that should be equal to 1/2 kx². ठीक है, so net amount of work done is equal to potential energy of spring, which is equal to 1/2 kx². Clear है? So this expression can be used for the finding the potential elastic potential energy of spring. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम इसको खींचेंगे उतना ज़्यादा हमको रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है अपोजिट में. कंप्रेस भी करेंगे तब के लिए भी फॉर्मूला यही रहेगा. सो आइदर वी आर गोइंग टू स्ट्रेच और कंप्रेस, इन बोथ द केसेस दिस इज गोइंग टू बी द वर्क डन, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, विच इज इक्वल टू हाफ kx². क्लियर है? तो ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडे क्लास.